ओके सो हेलो आज नया दिन नए चैप्टर की शुरुआत दैट इज दी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। और अगर आज हम देखें तो आज हम बायोटेक की यूनिट को उठा रहे हैं विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट एज इट इज वेरी ऑफ्टन कम्स इन द सीयूटी यूजी एग्जाम्स एंड एज वेल एज इन द नीट एग्जाम। और इसका जो वेटेज है अगर आप सीयूटी यूजी में देखोगे तो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन इस इकलौती यूनिट से आते हैं। हम यूजुअली जब हम सिलेबस का डिस्कशन करते हैं तब हम ये देखते हैं कि जेनेटिक्स और बायोटेक यूनिट ये दोनों अराउंड 30 to 40% आपके क्वेश्चंस की वेटेज ये दोनों यूनिट कवर करते हैं बिकॉज दीज टू चैप्टर कंटेन्स 4 चैप्टर्स, राइट। एंड दीज टू यूनिट्स में जो ये 4 चैप्टर्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं बायोटेक की तो बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहला आता है विच इज दिस, और आज हम इसी को कवर करेंगे विच इज प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे क्योंकि हम इस यूनिट को 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। सेकंड इज द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है, ठीक है। अब बात ये कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में हो क्या रहा है बेसिकली। हम जो सुनते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड बायोटेक बेसिकली है क्या? ये बायोटेक की नीड क्यों पड़ी, राइट। इस क्या कहते हैं ओवर पॉपुलेटेड पॉपुलेशन पे हमें बायोटेक की नीड क्यों पड़ी, राइट। कौन सी रिसोर्सेज ऐसी थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी। ये जो मेन क्वेश्चंस है ना कि बायोटेक का यूज क्यों होता है आज के डेट में एंड क्यों इतना रेवोल्यूशन हो रहा है, हम बायोटेक की फील्ड में देख रहे हैं ना, इतनी ज्यादा तेज से ये फील्ड जो है एमर्ज हो रही है, क्यों हो रही है आफ्टर द कोविड। ये तो हम एप्लीकेशन में समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पर कहानी ये है कि बायोटेक्नोलॉजी की नीड पड़ी क्यों है, और अगर पड़ी भी है तो वो होती कैसी है, किसकी वजह से होती है, कौन कौन सी चीजें इस पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड किन कंडीशंस पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को हम काफी लाइक ये मतलब टॉपिक वाइज लेंगे एंड मेरा जो इसमें तरीका है पढ़ाने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, राइट। ये तो सब जानते हैं, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको तो हम सब डिस्कस करेंगे। जैसे हम रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंजाइम्स पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस दिस इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले क्या तैयार करना है, पहले हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, है ना। जिस जीन को हम निकालेंगे एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से और उसको फिर हम कॉम्पिटेंट होस्ट पे डालेंगे। ये पूरी कहानी है एक बायोटेक्नोलॉजी में, राइट। अब वो कैसे होती है, कैसे आप किसी ए ऑर्गेनिज्म से दिस पार्ट को निकालकर, है ना, किसी बी ऑर्गेनिज्म पर यहाँ पे डाल रहे हो, राइट, किसी ए को बी पे डाल रहे हो। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ए टू बी जा कैसे रहा है, कौन सा वेक्टर उसको लेके जा रहा है, प्लस कौन सी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका आ रहा है और कौन सी स्पेसिफिक साइट पे काट रहा है, ये इस पूरे चैप्टर की कहानी है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीन ऑफ इंटरेस्ट पहले निकलता कैसे है। जैसे हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद हम स्टडी करेंगे क्लोनिंग वेक्टर को कैसे। जैसे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट बन गया, आपने मिलियन ऑफ कॉपीज बना ली जीन ऑफ इंटरेस्ट को, बिकॉज आप एक सिंगल सोर्स ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट से इतने सारे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, राइट। क्या? क्योंकि चांसेस फेलियर के भी रहते हैं ना। अब आपने सोचा कि आपने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया, ठीक है, आपने एक सैंपल निकाल दिया। अब आप उस एक ही सैंपल से क्या आप पूरा प्रोसेस कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। आपके पास एटलीस्ट अच्छे खासे सैंपल होने चाहिए सो दैट यू कैन ट्राई। तभी तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद हम अगर हम फेल भी होते हैं देन वी गेट टू नो कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच नीडेड टू बी डन सो दैट वी कैन अवॉइड दोस टाइप ऑफ मिस्टेक्स इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, राइट। तो इसलिए हम लोग पीसीआर से, है ना, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन पीसीआर टेक्निक करते हैं। वो क्या करता है, दैट डज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। उतने छोटे सैंपल से पीसीआर की स्पेशलिटी यही है कि वो उतने छोटे सैंपल से भी मिलियन ऑफ कॉपीज बना देता है, ठीक है। तो जब वो मिलियन ऑफ कॉपीज बना देगा तो हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ सैंपल होगा एंड देन वी विल डू व्हाट, हम एक वेक्टर को लाएंगे, एक वेक्टर पे वो जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे एंड देन वो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपकी जाएगी कॉम्पिटेंट होस्ट पे। अब एक और बात है कि कॉम्पिटेंट होस्ट है कौन, उसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये पूरे चैप्टर्स की जो क्या कहते हैं पूरा वो है प्रोसेस, वो हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। और लास्ट में दो चीज आती है दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की एक मेथड है। कि आपको लग रहा है कि ये इतना आसान है क्या, मतलब हम जो इतने, जैसे मैंने आपको बताया पूरा ओवरव्यू दे दिया, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो किन किन मेथड्स के जरिए होता है तो वो सब है, ठीक है। इनसे क्या इतना क्वेश्चन आता नहीं, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा मेन पूछा जाता है वो आपके स्टार्टिंग के जो ये 10-11 टॉपिक्स है ना, इनसे पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अच्छा खासा आप लोगों ने क्या कहते हैं ओवरव्यू ले लिया है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस होता यह है कि टू कोर टेक्निक्स दैट enabled बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज, दो ऐसी टेक्निक्स जिन्होंने जन्म दिया किसको, आपकी बायोटेक्नोलॉजी को, विच इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट, एंड द मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, राइट।
अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग आपकी वो टेक्निक है जहां पर आप किसी की केमिस्ट्री, केमिस्ट्री किसकी? जीनोम की। जीनोम क्या है? जैसे हमारा एक जीनोमिक स्ट्रक्चर है, राइट? एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आप जानते हो, पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो हमारा जो जीनोमिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ कुछ छेड़खानी करनी, और उसके साथ वो छेड़खानी क्यों की जा रही है? ताकि हम उसकी छेड़खानी जो हम कर रहे हैं, सो दैट वी कैन क्योर दैट थिंग। और अगर हम क्योर नहीं भी कर रहे हैं, तो हम उस पर्टिकुलर जीनोमिक स्ट्रक्चर से एक स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालेंगे, एंड उसको हम किसी एक अच्छे कॉम्पिटेंट होस्ट पे डालेंगे, ताकि वो उसकी मिलियन ऑफ कॉपीज बना दे, और हमारी नीड्स के हिसाब से वो उस पर्टिकुलर जो हमारी प्रॉब्लम थी उसको फुलफिल कर दे। तो ये कहानी होती है पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग की। उसके साथ साथ पूरा प्रोसेस बिल्कुल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो गंदे होते हैं, राइट, वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में ऑल्टर ना करें, राइट, वो अलाउ करे कि ग्रोथ हो सके उसकी। ठीक है? बिकॉज जनरली हम ये किस पे करते हैं? हम यूकैरियोटिक सेल पे करते हैं। वाई? बिकॉज यूकैरियोटिक सेल पे चीजें बहुत तेजी से होती है, राइट, एज कंपेयर टू दी, मतलब काफी एडवांस होती है, तरीके से होती है। दैट इज वाई हम लोग यूकैरियोटिक सेल पे करते हैं, और काफी बड़ी क्वांटिटीज में करते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं किसकी? प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब प्रिंसिपल क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग का? वही सिंपल सा आपका प्रिंसिपल है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दूं इसको। तो यहाँ पर ये जो कहानी लिखी है ना, ये तो एक सिंपल सी कहानी है, इसको आप इजीली रीड कर सकते हो। मैं बता देता हूँ। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? क्लोनिंग ही होती है ना? एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी एकदम आइडेंटिकल स्पीशी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़े से वेरिएशन आते हैं, राइट। उसके साथ साथ अगर हम देखें ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स क्या होती थी, वो लोग अनडिजायरेबल जीन्स को डालते थे किस पर? जो अनडिजायरेबल जीन्स थी उनको निकालकर डिजायर्ड जीन्स डालते थे, सो दैट एक अच्छी ग्रोथ, एक नया प्रोडक्ट जो आए वो बढ़िया आए। ठीक है? तो ये चीज होती थी। लेकिन प्रिंसिपल जो है उसका पूरा प्रोसेस किस बेसिस में चलता है? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको डीएनए चाहिए कौन सा, राइट। अगर यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ ये रहे। सी, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। हमको जो जीन चाहिए, हमें उसका एक स्पेसिफिक डीएनए पोर्शन चाहिए, है ना? डीएनए बहुत बड़ा होता है, हमें एक स्पेसिफिक पोर्शन, एक स्पेसिफिक साइट का, हमें एक डिजायरेबल जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है? उसके बाद हम वो डीएनए को किस पर डालेंगे? होस्ट पे डालेंगे। और जब हम उस डीएनए को, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट पे डालेंगे, देन हम उसी डीएनए को ट्रांसफर करेंगे उसकी प्रोजेनी पे। सो दिस इज द होल प्रोसेस। क्यों? आप जैसे ही वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी होस्ट पे डालते हो, राइट, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर उस पे वो चीज आ जाएगी, तो नई बर्थ जो होगी, नए बर्थ जो दूसरे इंडिविजुअल्स को करेगी वो, है ना? जैसे एक प्लांट है, प्लांट पे हमने, वो छोटा प्लांट है, उस पे हमने टॉल का कैरेक्टरिस्टिक्स डाला है, एक टॉल का ट्रेट डाल दिया, राइट। अब वो जो टॉल की जो ट्रेट है, वो उस प्लांट पे एक्सप्रेस करेगी, उसके आने वाले प्रोजेनिस पे एक्सप्रेस करेगी, एंड दैट इज हाउ दैट प्लांट विल ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम बीइंग ए शॉर्ट प्लांट टू दी टॉलर प्लांट, राइट। वो एवोल्यूशन होगा। और वो एवोल्यूशन हमने किया कैसे? आर्टिफिशियल तरीके से किया। यहाँ पे कोई म्यूटेशन नहीं हुई, यहाँ पर किसी ने कुछ अलग से नेचुरल फैक्टर्स नहीं दिखे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक डिजायरेबल जीन्स को एक होस्ट पे डाला, राइट। और वो होस्ट क्या था? वो होस्ट हमारा एक प्लांट था, जिस पर हमको उस प्लांट की ग्रोथ और लंबी चाहिए थी, उसकी हाइट लंबी चाहिए थी, राइट। तो हमने टॉल कैरेक्टरिस्टिक का ट्रेट उस पर डाला, एंड दैट इज हाउ द प्लांट ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ टू फ्रॉम ए ड्वार्फ प्लांट टू दी टॉलर प्लांट। और वैसे ही उसने अपनी प्रोजेनी को भी आगे वैसे उस तरीके से बढ़ा के। ठीक है? तो ये उसकी पूरी बात है। नाउ व्हाट आर द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? तीन टूल्स। सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है, इसको आगे पढ़ते हैं। देन क्लोनिंग वेक्टर्स। ऑब्वियसली बात है, एक क्लोनिंग वेक्टर्स पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती है? जहां से वो कॉपी करता है ना, जहां से वो लोग क्या कहते हैं, एम्पलीफिकेशन करते हैं, मिलियन ऑफ कॉपीज बनाते हैं। ठीक है? तो अगर एक क्लोनिंग साइट पर मल्टीपल recognition साइट्स हैं, मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, राइट, तो वो क्लोनिंग वेक्टर बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर ये है, राइट, ध्यान रखना, एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की पहचान कैसे होती है। सपोज करो ये इसका एक recognition साइट है, दिस इज वन, दिस इज टू, एंड दिस इज थ्री। मैं बताता हूँ, ये आपकी पहली recognition साइट है, ये आपकी दूसरी recognition साइट है, दिस इज योर थर्ड recognition साइट, एंड दिस इज योर फोर्थ recognition साइट। है ना? यहाँ पे रेप्लिकेशन के लिए हम देख लेते हैं ओवरराइट, राइट। तो ये एक जनरल साइट्स है, आपको यहाँ पे चार साइट्स दिख रही है। ठीक है? अब उसके साथ अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, तो इस फर्स्ट recognition साइट पर हमारे पास दो हिंद टू और इको आर वन, हमारे पास दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उस साइट पे। ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास, मेरे क्लोनिंग वेक्टर के पास चार साइट्स हैं, और उन चार साइट्स में अगर मैं एक साइट की बात करता हूं, तो उस एक साइट के लिए भी मेरे पास दो से तीन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसका मतलब
जब मैं चाहता हूं कि मैं हिंद 2 से क्लोनिंग करवाऊं या एम्पलीफिकेशन कराऊं, तो मैं हिंद 2 से करवा सकता हूं। रिस्ट्रिक्शन साइट आएगा, हिंद 2 आएगा, उस स्पेसिफिक साइट पे काटेगा, नया वाला डीएनए लगेगा, एंड दैट इज हाउ व्हाट विल हैपन, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए हो जाएगी। अगर मैं चाहूं कि वहां पर इको आर वन से करना है, मुझे मुझे हिंद 2 से नहीं करना है, तो भाई वो भी ठीक है, आप इको आर वन को लेके आ जाओ, राइट। अगर मैं कहूं कि मेरी दूसरी साइट है, वहां पर 4 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से मैं क्लोनिंग करवा सकता हूं, तो आप 4 के ले आओ, लेकिन एक टाइम पर एक। तो एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की पहचान क्या है, कि उस पर बहुत सारी रिकग्निशन साइट्स होना बहुत अच्छी बात है, राइट। और एक रिकग्निशन साइट के लिए डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होना, वो उससे भी अच्छी बात है। सो दिस इज व्हाट ए गुड क्लोनिंग वेक्टर इज, राइट। उसके साथ साथ कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होना चाहिए, वो भी हम आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हुआ ये था कि दो एंजाइम्स डिस्कवर किए हम लोगों ने, किससे, एशेरिया कोलाई से, राइट, विच इज इन 1963। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली आपके रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस होते हैं, जो न्यूक्लियस को काटते हैं। एंडो मतलब इनसाइड, राइट। अब दो टाइप के आपको एंडो न्यूक्लियस दिखते हैं, राइट। फर्स्ट इज दी रिस्ट्रिक्शन, मतलब दो टाइप के आपको एंजाइम्स दिखते हैं, एक होता है रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस और एक होता है आपका रिस्ट्रिक्शन एक्सो न्यूक्लियस, राइट। एक्सो मतलब जो आपकी, अगर ये डीएनए है, राइट, अगर ये डीएनए है आपका, तो यहाँ पे ये एग्जिट मतलब आपकी दो पेरिफेरी में, बॉर्डर पे, लास्ट पे आपके वो कट मारेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बट अगर हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, तो वो बीच पर कट मारता है, यहाँ बीच पे, राइट। कि वो बीच पर कट मारेगा आपका एक स्पेसिफिक साइट की, राइट। सो अब ये बात है कि अब बैक्टीरिया में, अब हम लोगों ने ये चीज देखी कि एशेरिया कोलाई तो खुद बैक्टीरिया है, तो अगर उसके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो भाई उसके जो उसका जो डीएनए है, वो तो उसको भी काट देगा। वो कैसे बच रहा है ना। तो वो बच इसलिए रहा है बिकॉज उसके पास, प्रोकैरियोट के पास एक एक्स्ट्रा फीचर होता है, विच इज द मिथाइलेशन। मिथाइलेशन में क्या होता है, ई कोलाई अपने ही सेल पर, अपने ही डीएनए में इतनी ज्यादा मिथाइलेशन कर देता है, मतलब ऐड कर देता है मिथाइल ग्रुप्स डीएनए में, कि उसका रिस्ट्रिक्शन क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उस डीएनए को काट ही नहीं पाता। एंड दैट इज हाउ ई कोलाई अपने आप को सेव कर लेता है। और यही चीज ई कोलाई को क्या बनाती है, एक कॉम्पिटेंट होस्ट बनाती है, कि वो अपना जीनोमिक स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं होने दे रहा विद द हेल्प ऑफ मिथाइलेशन। इट मींस कि अगर हम उस पर कोई डिफरेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे, तो दैट इज हाउ इट विल बी एबल टू मेक द मिलियन ऑफ कॉपीज। ठीक है, तो ये बात थी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, कि क्यों एशेरिया कोलाई ही था, और एशेरिया कोलाई अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देता है, तो उसके डीएनए को डैमेज क्यों नहीं हुआ, बिकॉज वो मिथाइलेशन कर देता है, राइट। बट बाकियों में ये फीचर नहीं होता। ठीक है, तो ये सीख था। तो फर्स्ट एंडो न्यूक्लियस, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो निकला था, वो था हिंद 2। अगर मैं इसकी नेमिंग करूं, तो यहाँ पे जो एच है, एच रिप्रेजेंट्स द जीनस, राइट। एच आपका जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। जीनस क्या है इसका, हेमोफिलस, राइट। और आई एन क्या है, इन्फ्लुएंजा, दैट इज द स्पीशीज। डी क्या है, स्ट्रेन है। और ये जो दो नंबर, ये जो आपको रोमन नंबर दिख रहे हैं, 2, दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, राइट। वैसे ही इकोलाई में, इको आर वन में, ई आपका जीनस है, शीरिया, सीओ आपकी स्पीशी रिप्रेजेंट करती है, दैट इज द कोलाई, एंड आर आपका स्ट्रेन रिप्रेजेंट करता है, एंड वन आपकी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को डिस्कवर करता है। ठीक है, अब हमेशा ये ध्यान रखना कि हिंद 2 जो है, वो हमेशा सेंटर में काटता है, सेंटर इन द सेंस कि बीच में काटता है। ठीक है, बाय recognizing a specific site of 6 base pairs, and that is known as the recognition site, राइट। वो एक recognition साइट होती है, मैंने आपको बोला था ना, अगर डिफरेंट डिफरेंट आपकी क्लोनिंग वेक्टर पे recognition साइट है, और उस recognition साइट को काटने के लिए हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स हैं, इसका मतलब हमारे पास अवेलेबिलिटी है भाई। कहने का मतलब ये कि इंडिया की टीम में अगर मैं खिलाना चाहूँ 3 नंबर पे, तो मैं सूर्य कुमार यादव को भी खिला सकता हूँ, मैं तिलक वर्मा को भी खिला सकता हूँ, राइट। उसके साथ साथ मैं शिवम दुबे को भी भेज सकता हूँ, अक्षर पटेल भी खेल सकता है। इतनी सारी अवेलेबिलिटी है मेरे पास, राइट। दिस इज व्हाट हैपन इज कि जब मेरे पास डेप्थ है, मेरे पास ऑप्शंस पड़े हैं, तो उसका मतलब मैं ट्राई भी कर सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हूँ, एंड मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं, साइट्स है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो इसको हम ये कहते हैं। ठीक है, अगर अभी बात करें कि कितने एंजाइम्स अभी तक बन चुके हैं, तो एक, इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये हमेशा 6 बेस पेयर्स की रिकग्निशन साइट पे ही काटता है, उस पर हम आगे देखेंगे कौन से 6 बेस पेयर। ठीक है, अभी तक डिस्कवरी जितनी भी हुई है, दैट इज 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई है, 200 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से, मतलब 200 बैक्टीरिया की स्ट्रेन से हमारे 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स निकले हैं अभी तक। ठीक है, और सब अपने अपने हिसाब से स्पेसिफिक रिकग्निशन साइट पर जाकर कट लगाता है, एंड उस हिसाब से वो होस्ट को एंटर करने देता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, दैट इट बिलोंग्स टू द न्यूक्लियस फैमिली। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस फैमिली से ये बिलोंग करता है। दो टाइप के होते हैं, दैट इज एक्सो मींस आउटसाइड, मतलब एकदम बाहर में काटता है फ्री एंड्स पर डीएनए के, एंडो मतलब इनसाइड पे काटता है एट द स्पेसिफिक पोजीशन।
ठीक है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, राइट। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? अगर आप आगे से पढ़ो चाहे आप पीछे से पढ़ो, वो सेम ही होगा। जैसे कि मलयालम, राइट, ये एनसीईआरटी में वर्ड मेंशन है, बहुत ही प्यारा वर्ड है मलयालम, राइट। तो मलयालम को चाहे आप यहां से पढ़ो चाहे आप वहां से पढ़ो, एक ही बात है, राइट। तो ये होती है रिकग्निशन साइट, पैलिंड्रोमिक रिकग्निशन साइट, राइट, वेयर यू कैन रीड बोथ द फॉरवर्ड एंड द इन अ बोथ मैनर, इन फॉरवर्ड एंड ऑल्सो इन द बैकवर्ड मैनर। जैसे कि हम देखते थे ना पुराने टाइम पे, अगर आप इंडस वैली और हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन देखोगे तो वहां पर लोग क्या करते थे, वहां पे लोग लेफ्ट टू राइट लिखते थे। उसके बाद वो जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे यहाँ पे दो लाइन है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट लिखते हैं यूजुअली। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट उनके केस में वो यहीं से स्टार्ट कर देते थे, है ना। तो ये बात है, जो वह यहाँ से पढ़ रहे हैं चाहे यहाँ से पढ़ रहे हो, एक ही वर्ड आप समझोगे, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया, ठीक है। नाउ हियर्स द मेन थिंग विच इज द सीयूटी यूजी मार्गदर्शन प्रोग्राम 2026, राइट। क्या है ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम आपको कहता है कि हम आपकी जो सिलेबस की प्रिपरेशन है यूट्यूब में फ्री करा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो पे हम खत्म करेंगे, राइट। उसके साथ साथ अगर आपको डिटेल्ड मॉक टेस्ट चाहिए, हर एक चैप्टर की स्पेसिफिक डीपीपी चाहिए, उसके साथ कंप्लीट पीसीबी नोट्स चाहिए, राइट। एंड उसके साथ जो पीवाईक्यूज है वो सिर्फ पीडीएफ की फॉर्म पे नहीं, इट इज बीइंग सॉल्व्ड बाय एक्सपर्ट फैकल्टी चाहिए। सो जॉइन आवर प्रोग्राम, राइट। दैट इज हाउ वी विल एबल टू कंप्लीट योर एकेडमिक प्रेप। अब एकेडमिक प्रेप हो गया, आपने प्रिपरेशन कर ली, आपने एग्जाम भी दे दिया। अब एग्जाम देने के बाद क्या आप क्या बैठे रहोगे? नहीं, उस टाइम पर मेन कहानी स्टार्ट होती है, राइट। प्रिपरेशन हर कोई करता है, ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन हर कोई नहीं करता, हर स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है। जो 12th से निकला है वो भी एग्जाम देने जाएगा, भले उसने प्रिपेयर किया हो सोनली इस चीज के लिए या ना किया हो, ठीक है। लेकिन उस बच्चे को बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं होती है कि हम एडमिशन कैसे लेंगे, राइट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड है उस पर्टिकुलर टाइम के, कहीं उस डॉक्यूमेंट की एक्सपायरी डेट तो नहीं आ चुकी है, कहीं वो डॉक्यूमेंट रेन्यूएबल तो नहीं मान रहा है। उसके साथ साथ हर एक कॉलेज की अपना एक प्रोस्पेक्टस आता है, जहां पर उनकी एक अपनी काउंसलिंग नॉर्म्स होती है, राइट, कि वो इस पर्टिकुलर बेसिस पर एडमिशन लेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेस्क्यू प्लान बी, इन केस आपके मार्क्स हल्के से कम आ रहे हैं, राइट, थोड़े से शॉर्ट है, तो इसका मतलब क्या दुनिया खत्म होगी? नहीं भाई साहब, आपने कभी दूसरे प्लान्स एक्सप्लोर ही नहीं किए, आपको नॉलेज ही नहीं है बाकी यूनिवर्सिटीज का कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज क्या ऑफर करती हैं, राइट। अगर कम स्कोर होता है तो इसका मतलब ये नहीं है, आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, राइट। आपको पता कौन करेगा? आपको कौन बताएगा कि दीज आर दी ऑप्शंस यू हैव राइट नाउ आल्सो, राइट। तो वो हम लोग बताएंगे, वी विल प्रोवाइड यू दी अटमोस्ट मेंटरशिप एंड द गाइडेंस। उसके साथ हमारे पास स्मार्ट टूल्स हैं, जहां पे हमारे पास 80 प्लस फॉरेंसिक साइंस कॉलेज का इंसाइक्लोपीडिया, 80 प्लस बहुत बड़ा नंबर होता है, फॉरेंसिक साइंस के बारे में लोग इतना जानते नहीं है। वी आर द वंस, राइट, हु कैन गिव यू द एग्जैक्ट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। उसके साथ साथ आपके स्कोर के बेसिस में we will be able to predict your college, right? We have generated this type of AI tool, right? उसके साथ रियल टाइम अपडेट्स एंड अलर्ट्स, इन केस आप बैठे बैठे आप सोए रह गए, राइट, आपने देखा ही नहीं कि यार नोटिफिकेशन निकली थी, लास्ट फॉर्म सबमिट करना था, है ना, करेक्शन विंडो निकली थी, तो वो आपको नोटिफाई कौन करेगा? हर एक अपडेट से रिलेटेड हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके साथ आपके इंटरेक्टिव सेशन होंगे प्रांशु मैम के साथ, हमारे साथ, है ना, ताकि जो भी आपकी डाउट्स हो रिलेटेड टू पढ़ाई, रिलेटेड टू दिस थिंग विच इज एडमिशन, तो वी विल टेक केयर ऑफ दैट, राइट। सो वी आर विद यू टिल योर फर्स्ट डे एट योर ड्रीम कॉलेज, दिस इज मेन ऑब्जेक्टिव। मतलब हम आपका आज से लेकर जब तक आपकी फर्स्ट डे आपकी कॉलेज का, आपकी ड्रीम कॉलेज में उस प्रोफेसर के साथ लग रहा होगा, तब तक हम आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। सो ज्वाइन आवर प्रोग्राम। आपको यहाँ पर क्यूआर कोड दिख रहा है, प्लस यहाँ पे हमारी वेबसाइट है, यू कैन लॉग इन इनटू द वेबसाइट, यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड, ओनली ₹2999, ठीक है। एंड सीट्स कम है, जल्दी से भाई एडमिशन ले लो, बहुत आपका फायदा है इस प्रोग्राम, ठीक है। चलो बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। मैंने बोला था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक साइट पे काटेगा आके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, GATTC और GATTC, राइट। अगर आप इसको यहाँ से पढ़ो चाहे यहाँ से पढ़ो, सेम दिख रहा है, ठीक है। सो आपका क्या होगा यहाँ पर, आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे इको R1 आएगा, वो यहाँ से कट लगाएगा, और एक आपका वो कट लगाएगा कहाँ पर, एक वो यहाँ पे कट लगाएगा इधर, ठीक है। देन ये आपस में ज्वाइन करेंगे, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब हुआ क्या, हमने एक वेक्टर डीएनए, राइट, दिस इज वेक्टर डीएनए, हमने यहाँ पर एक स्पेसिफिक कट लगाया इको R1 से, ठीक है। और दिस इज योर फॉरेन डीएनए, यहाँ पे फॉरेन लिख देता हूँ, यहाँ पे वेक्टर लिख देता हूँ, ठीक है। ये फॉरेन डीएनए, मतलब इसी का तो आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, इसी का आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो आपने यहाँ पे भी कट लगाया। तब जब आपने यहाँ पे कट लगाया तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर AATTC वो आपके रिमूव हो चुके हैं, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर उल्टा, सो दैट इट कैन पेयर्ड अप, राइट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका नीचे से, राइट, AATTC बेसिकली वो हो गया, रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। तो जो चीज रिमूव हुई है वो फुलफिल कौन करेगा? वो आपस में जब जुड़ जाएंगे, तो ये फॉरेन डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए थी,
उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोगों ने निकाल दिया, मतलब रिस्ट्रिक्शन साइट पर जब उसने काटा, एक स्पेसिफिक साइट बनाई, तो अब यहाँ पर वो वेकेंसी वेकेंट स्पॉट हो चुका है। सेम आपके वेक्टर पे भी हमने कर दिया, सो दैट वेक्टर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर सके। देन ये मिलेंगे, एंड दैट इज हाउ व्हाट इट इज नोन एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है जहां पे वेक्टर के पास डिजायर्ड जीन जो हमको चाहिए वो फॉरेन डीएनए से जो हमने निकाली है वो आ जाती है। ठीक है, सो restriction enzyme cut the DNA strand of DNA little away from the center of the palindromic sites, but between the same two bases on the opposite side. ठीक है, these leave these this leaves single strand portions at the ends and there are overhanging stretches called as sticky ends. ये जो है ना ये चीज, इसको हम sticky end बोलते हैं। ठीक है, ये sticky end मतलब यहाँ से जो आपकी कटी है साइड, राइट, GAATTC, यहां से कट लगेगा और नीचे का आपका एज इट इज रहेगा, राइट। तो अब ये चीज जो है, ठीक है, ये चीज उड़ जाएगी, दिस इज, ठीक है। और उनके केस में ये वाली नीचे वाली चीज उड़ती है, तो ये जब चीज उड़ जाती है ना तो फिर ये फॉरेन डीएनए की एंटर होती है। ठीक है, तो ये चीज, then foreign DNA and the host DNA cut by the same restriction endonucleus, and the resulted DNA fragments have the same kind of sticky ends that can be joined together using the DNA ligase. DNA ligase के बिना आपकी वो नहीं होती। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेमिंग में क्या होता है, जैसे ई को R1 है, ई आपका एशेरिया जीनस, सीओ आपका वो क्या है, आपकी स्पीशीज है, स्पीशीज, जीनस, राइट। R1 क्या है आपका, बेसिकली आपकी स्ट्रेन है, और उसके साथ साथ आपकी जो ये वन रोमन नंबर है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, राइट। Roman letter is order of discovery. Fourth letter is basically what it is, the strain, which is R. Co is basically isolated from the species, कौन सी prokaryotic cell से आपने isolate किया है, which is the coli, and first name is the Escherichia, which is genus, है ना। ये चीज हम already discuss कर चुके हैं, right? Now the separation and isolation of DNA fragments. अब DNA fragment को आपने काटा, ठीक है। काटने से पहले एक और चीज है, एक सेकंड को, हम पहले ये तो समझे, हाँ ये चीज है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अभी हम लोगों ने बात की थी कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए से एक स्पेसिफिक साइट पे काटा है और उसको हमने ज्वाइन किया है वेक्टर के साथ, राइट। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, वो जो हमें डीएनए चाहिए था, राइट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलूंगा, जो वो फॉरेन डीएनए है जो हमको चाहिए, वो फॉरेन डीएनए कौन सा है, मतलब भाई वो जो डीएनए है, वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमको निकालनी है ना, वो हमें एक स्पेसिफिक आदमी से निकालनी है, आदमी मतलब एक ऑर्गेनिज्म से निकालनी है, तो उसकी आइसोलेशन कैसे करेंगे उस डीएनए की, तो आइसोलेशन आपकी होती है बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जैसे ही आपका उसमें जाएगा डीएनए पे, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देगा, ठीक है। और उस डीएनए के टुकड़े को हम लोग आइसोलेट करते हैं, कैसे, आपके बाय द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ, देखो, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक डीएनए, ठीक है। आइसोलेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो हमको डीएनए निकाल रहा है, अब हमें किस मटेरियल से, किस ऑर्गेनिज्म से वो डीएनए चाहिए, वो हमको पता होना चाहिए। क्या हमें वो बैक्टीरियल सेल वॉल से चाहिए, है ना, क्या हमको वो फंगल सेल वॉल से चाहिए, फंगल सेल से चाहिए, क्या हमें वो बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल से चाहिए, क्या हमें वो यूकैरियोटिक सेल से चाहिए। तो सपोज करो कि आपकी प्लांट की सेल वॉल है, तो प्लांट की सेल वॉल पे आपकी सेल्यूलोज होता है, राइट। अब उस सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, सेल्यूलेज चाहिए। कुछ कुछ में पैक्टिन होता है तो हमको पैक्टिनेज चाहिए। फंगस की सेल वॉल आपकी काइटिन से बनती है, तो उसको हमें हमें काइटिनेज चाहिए। बैक्टीरिया की सेल वॉल आपकी पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, तो उसको लाइसोजाइम चाहिए। तो ये सब इसकी सेल वॉल को तोड़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे। जैसे सेल वॉल तोड़ देंगे, उसके बाद बचेगा क्या, अंदर आरएनए मिलेगा आपको, प्रोटीन मिलेंगे आपको, डीएनए मिलेंगे। हमको क्या चाहिए, हमको तो डीएनए से काम है ना, हमको आरएनए प्रोटीन थोड़ा ना चाहिए। तो आरएनए के लिए क्या डालेंगे हम, राइबोन्यूक्लियस डाल दो भाई, आरएनएस डाल दो। उसके साथ साथ अगर आपको प्रोटीन को तोड़ना तो आपको क्या चाहिए, आपको प्रोटीएस डाल दो, तो वो प्रोटीन को भी तोड़ देगा। देन हम उसके बाद क्या करेंगे, वो जो प्योरीफाइड डीएनए है जो वहां पे नीचे पड़ा हुआ है, प्रेजेंट है, उस पर हम डालेंगे चिल्ड एथेनॉल। जैसे हम चिल्ड एथेनॉल डालेंगे ना, एक बड़ा सा क्लाउड आ जाएगा, राइट, एक डीएनए का बहुत बड़ा सा क्लाउड आ जाएगा। देन विद द हेल्प ऑफ स्पूलिंग हम उस डीएनए को क्या करेंगे, हम डीएनए को उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बहुत डिफरेंस है एक स्पूलिंग में और इल्यूशन में। इल्यूशन वो होता है जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जब बैंड्स को हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू देखते हैं, तो हमें जो स्पेसिफिक डीएनए चाहिए था, उस साइज का, उस शेप का, वो हम निकालते हैं, दैट इज द इल्यूशन। बट यहाँ पर हम स्पूलिंग है, यहाँ पर हम सिंपल जो डीएनए क्लाउड बना है उसको निकाल रहे हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला, है ना। आप किसी से भी निकाल सकते हो, रॉड, ग्लास रॉड से निकाल दो, आराम से निकलता है। फिर हम उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने प्रेसिपिटेटेड डीएनए को निकाला। अब हम करेंगे एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन। अब उस जीन की हम लोग क्या करेंगे, एम्पलीफिकेशन करेंगे, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर, ताकि हमारे पास उस स्पेसिफिक डीएनए के मिलियन ऑफ कॉपीज हो।
हम ऐसा ना सोचे कि हमारे पास यार बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थी और वो भी हम लोगों ने गवा दी, है ना। तो ये ध्यान रखना, इट इज डेवलप्ड बाय व्हाट, इट इज डेवलप्ड बाय कैरी म्यूलिस विच इज इन 1983। तीन प्रोसेस है इसमें, मतलब तीन स्टेप्स है इसमें, दैट इज डीनेचुरेशन जो 94 डिग्री सेल्सियस में होती है, 92 टू 94। यहाँ पर हम डीनेचर करते हैं डीएनए को, डीएनए स्ट्रैंड एकदम खुल जाती है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो जब वो डीनेचुरेशन हो जाती है तो उसके बाद हम अनिलिंग करते हैं, जहां पर हम प्राइमर्स डालते हैं, राइट, एलिगोन्यूक्लियोसाइड्स, राइट। तो वो जब ऐड होते हैं वहां पर, तो वो टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, देन हम एक्सटेंशन करते हैं। एक्सटेंशन में क्या होता है, उसकी बहुत सारी मिलियन ऑफ कॉपीज बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए भी हम जो टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है जो नीडेड होता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे चाहिए होता है एक्सटेंशन के टाइम पर। तो उसका जो टेम्परेचर होता है अराउंड 74 से 72 टू 74 डिग्री सेल्सियस होता है। अनीलिंग के टाइम पे 54 से 55 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन एक्सटेंशन के टाइम पर जो इतना ज्यादा टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम देखें बायोमोलिकुलर चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, वहां पर हम लोगों ने ये चीज देखी है हमेशा कि एंजाइम जो है वो एक सूटेबल टेम्परेचर पर परफॉर्म करता है। अगर टेम्परेचर एक्सीड करता है ना, तो कहीं ना कहीं वो उसकी जो एक्टिविटी होती है परफॉर्म करने की वो उतनी अच्छी नहीं होती, ना ही उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो व्हाट हैपन इज कि हम यहाँ पे टैग पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं, राइट, जो बेसिकली एक बैक्टीरिया से हमने एंजाइम उठाया हुआ है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर एंजाइम इज वेरी रेजिस्टेंट इन हाई टेम्परेचर एज वेल, राइट। वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे आराम से वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। इस वजह से हम टैग पॉलीमरेज को यूज करते हैं। तो ये याद रखना कि टैग पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं, है ना। ये पूछा जाता है कि कहाँ से हमने इस एंजाइम को उठाया है। और जो आपका टेम्परेचर है, जैसे मैंने आपको बताया था, एनिलिंग में क्या होता है, स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की चेन आती है, छोटी छोटी प्राइमर्स की, उसको क्या कहते हैं, 54 to 55 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हम लोग बेसिकली एम्प्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। और एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस को पेस अप करने के लिए हम एक्सटेंशन करते हैं, जहां पे हम टैग पॉलीमरेज को यूज करते हैं, राइट। व्हाट इज टैग पॉलीमरेज, कहाँ से आता है, एक बैक्टीरिया से आता है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस, राइट। और उसकी बहुत प्राइम फीचर है जिसमें वो हाई टेम्परेचर्स को भी सर्वाइव कर जाता है, एंड दैट इज हाउ आपकी पीसीआर आपकी रिएक्शन होती है, ठीक है। अब ये लास्ट में पढ़ेंगे बायोरिएक्टर। हमने पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए किया, राइट, हमने उस डीएनए को निकाल दिया, राइट, जो हमें चाहिए था। अब हम उस डीएनए को कहाँ डालेंगे, अब हम उस डीएनए को डालेंगे सेपरेशन यहाँ पे। अब देखो, कटिंग ऑफ डीएनए, जो हमने डीएनए निकाला था जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, जिस पर्टिकुलर सेल से, अब हमने कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन दी फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब जो फ्रेगमेंट किए हम उस डीएनए के, जो डीएनए क्लाउड था, हमने वो डीएनए निकाला, अब वो डीएनए के क्लाउड बन गए, बढ़िया, है ना। मतलब डीएनए निकाल दिया, अब डीएनए को टुकड़ा किया जाएगा छोटे छोटे पीसेस में, उसका कौन करेगा, दैट इज डन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और जब वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कर देगा, तो आपकी एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो अगर हम उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखते हैं, तो जो उसका डीएनए मॉलिक्यूल है वो टुवर्ड्स एनोड की तरफ भागता है, ठीक है। और जो सबसे कॉमन मीडियम जो इसमें यूज करते हैं, दैट इज द एग्रोस जेल, राइट, जो हम एक सीवीड से उठाते हैं, है ना। अगर आप देखोगे तो रेड एल्गी से उठाते हैं, है ना। अगर आप इसका पढ़ोगे प्लांट किंगडम में है तो 11th का सिलेबस है, आपके सिलेबस में भी है नहीं, तो ये सीन है। जैसे ही हम उस एग्रोस जेल को उठाते हैं ना, तो उस एग्रोस जेल का फीचर ये है कि उसमें बहुत छोटी छोटी सीड्स होती है, मतलब छेद होते हैं, छन्नी की तरह होती है वो। तो उस साइज में, राइट, अब हर एक छेद का अपना एक स्पेसिफिक साइज है। तो उस डीएनए फ्रेगमेंट में कौन सा डीएनए उस इलेक्ट्रिक चार्ज से सब आगे को भागेंगे, तो जो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, जिसका बहुत ज्यादा साइज स्मॉलर होगा, राइट, शेप भी छोटी होगी, देन वो उस सीव ट्यूब्स को पेनिट्रेट करके आराम से आगे तक पहुंच जाएगा। एंड दैट इज हाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड शेप वी विल बी एबल टू क्या कहते हैं, सेग्रीगेट द डीएनए मॉलिक्यूल, है ना। डीएनए के हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स देखते हैं, और उसके बाद हम लोग इथीडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं, विच इज द स्टेन, राइट। बिकॉज अगर आप उसको, आपको क्या लग रहा है, आपने इथीडियम ब्रोमाइड डाल दिया, आपको फिर डीएनए देखेगा, आपको क्या लग रहा है वहां पे प्रोसेस खत्म हो चुकी है, नहीं। वहां पर आती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो इथीडियम ब्रोमाइड है वहां पर आपकी फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी दिखती है, ठीक है। उसमें लाइट स्ट्राइक करेगी फ्रॉम दी नॉर्मल स्टेट, एक्साइट नॉर्मल ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, और जब एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन जब वापस आते हैं, तो उस टाइम पर वो कलर इनहिबिट करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। तो वो कलर जो होता है, उसी के बेसिस में आप इजीली डीएनए को देख पाते हो। डीएनए का कोई अपना कलर थोड़ी ना है, एक फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी थोड़ी ना, लुमिनेसेंस प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, जिसको आप इजीली देख लोगे। सो विदाउट द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी दिस एक्सपेरिमेंट इज इनकम्प्लीट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक्चुअली में, तो ये ध्यान रखना कि आपका विद द हेल्प ऑफ इथीडियम ब्रोमाइड, जब हम इसमें यूवी एक्सपोजर करेंगे, देन ओनली वी कैन सी दी सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए, राइट। और उन्हीं डीएनए में से अब हम एक स्पेसिफिक पीस को उठाएंगे जिसको हम इल्यूशन बोलते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, आपकी स्पूलिंग से,
ठीक है, देख रहे हो आप, छोटे छोटे जितने भी हैं ये सब आगे जा चुके हैं बैंड। और जो हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम हटा लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। क्लोनिंग वेक्टर बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन एक अच्छा क्लोनिंग वेक्टर क्या होगा आपको यहाँ पे पढ़ते हैं हम। जैसे कि द प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाजिस, राइट, इज दे हैव दिस एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल पे जाकर, है ना, आराम से ये लोग रेप्लिकेशन कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज देखो ये वेक्टर है, राइट। अब ये क्लोनिंग वेक्टर है, ये क्लोनिंग वेक्टर आपका होस्ट सेल पे जाएगा, वहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लोनिंग वेक्टर पे भी काटेगा। जो साइट, जो फॉरेन डीएनए वो लेके आया था वेक्टर, वो डीएनए फिर कहां पे जाएगा? इकोलाई के पास जाएगा, और इकोलाई फिर उसकी रेप्लिकेशन करेगी। ठीक है, तो ये बात है। और उसके साथ साथ क्लोनिंग वेक्टर अपने आप में बहुत सारी उसकी कॉपीज बना देता है। ठीक है, तो जो सारी कॉपीज कहां पे अटैच होती है? जाकर आपकी इकोलाई पे जाके हो जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है कि एलियन डीएनए मतलब फॉरेन डीएनए लिंक्ड विद वेक्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉरेन डीएनए लिंक्ड विद वेक्टर मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाइल। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओवरआई होना चाहिए ना, रेप्लिकेशन करना चाहिए। बिकॉज आपने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया एक वेक्टर पे, क्या वो स्पेसिफिक है, वो इनफ है? उतना नहीं, हमें उसकी मिलियन ऑफ कॉपी चाहिए, ताकि हम आराम से सैंपल की कमी ना हो। वी शुड हैव एम्पल अमाउंट ऑफ सैंपल। हर टाइम पे ध्यान रखना, अगर आप एक स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहे हो, मतलब एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले रहे हो, तो उसकी भी आप पीसीआर में कॉपीज बनाओगे, ताकि उसकी कमी ना पड़े। जब आप उसको फॉरेन बैक्टीरिया में डालोगे, मतलब फॉरेन वेक्टर में डालोगे, जो वेक्टर लेके जाएगा उसको ई कॉम्पिटेंट होस्ट तक, उसकी भी आप कॉपीज बनाओगे, ताकि आपके पास अच्छे खासे सैंपल हो। ठीक है, so the alien DNA linked with vector also replicates and controls the copy of the number of linked DNA। ठीक है, फॉरेन डीएनए आपको दिख रहा है, फॉरेन डीएनए को काटा है, एंड देन उसने क्या किया? अच्छा, ये वो वाला फीचर, ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर वाला फीचर है कि सिलेक्टेबल मार्कर में कौन सा है, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ, टेंशन मत लो। तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे बनाया है मैंने, क्लोनिंग साइंस में बनाया हुआ है। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो सिलेक्टेबल मार्कर ये होता है कि इट इज द, मतलब इट इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब रिकॉम्बिनेंट से, मतलब रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देन ट्रांसफॉर्मेंट से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एम्पिलिसिन एम्पिलिसिन सॉरी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्या है ना? तो ये सब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसको हम सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, होता ये है कि सबको, हमने क्या किया, हमने जैसे इसको देखते हैं, ठीक है, ये डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर आपकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब हम आइडेंटिफाई कौन सा करेंगे कि कौन सा वाला रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका वेक्टर है। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर जा रहा है, उस पर डीएनए लाइगेज जुड़ रहा है। सो दिस इज द क्लोनिंग वेक्टर, राइट। एंड अगर हम इसके बाद की बात करें, तो यहाँ पर जैसे डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अपना एक डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज सिलेक्टेबल मार्कर, राइट। अगर हम बात करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर की, तो सिलेक्टेबल मार्कर होता क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर वो चीजें होती है, मतलब वो आपके एक साइट पे है ना, जैसे हम बात करते हैं PBR322 की। तो एक सेकंड रुकना, मैं अभी जरा पेन चलाता हूँ, एंड दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। ठीक है, एक सेकंड, सो जैसे आपका चला नहीं क्या? जस्ट अ सेकंड गाइस। हम्म, सो जैसे आपका हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं, ब्लैक ही चूज कर लेते हैं ना। हम्म, तो जैसे हम बात करते हैं किसकी, जैसे हम बात करते हैं PBR किसकी, PBR322 की, राइट। ये हमारा प्लाज्मेट है। तो PBR इसमें है क्या? P तो आपका स्टैंड करता है किससे? प्लाज्मेट से। और ये BR क्या है? BR इज दी, जैसे आपके बोलिवियर एंड रॉड्रिगेज जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बेसिकली सिलेक्टेबल मार्कर, बेसिकली जो आपका एक वेक्टर है विच इज दी प्लाज्मेट, उन दोनों ने ये डिस्कवर किया था। एंड 322 स्टैंड फॉर दी स्ट्रेन, किस स्ट्रेन से उन्होंने ये डिस्कवर किया था, ये उसके पूरा नाम है। अब इस PBR322 में ना, अगर आप इसके डायग्राम पे देखोगे ना, तो वहां पर आपको दिखते हैं एक एम्पिसिलिन साइट दिखती है, और आपको एक टेट्रासाइक्लिन साइट दिखती है, राइट। है क्या वो? एम्पिसिलिन स्टैंड्स फॉर द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट एंड टेट्रासाइक्लिन स्टैंड्स फॉर द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट। तो वो जो आपके जो दो साइट्स हैं, वो बेसिकली सिलेक्टेबल मार्कर है। क्यों? वो हमको अलाउ करते हैं कि हम एक रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और एक हम ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट के साथ कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। कैसे करेंगे उसको मैं एक अच्छे से डायग्राम के साथ समझाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, है ना। अभी हम अच्छे से समझते हैं कैसे। मैं यहाँ पर दो केसेस ले लेता हूँ, ठीक है। पहला मैं लेता हूँ, हमारा यहाँ पे कलर कौन सा चल जाएगा?
ब्लू चल जाएगा, ठीक है। तो होता ये है, जैसे लेट मी चूज पेंसिल एंड देन विल स्टार्ट, राइट। तो अभी हम हेडिंग डालेंगे क्या, दैट इज सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना। तो सिलेक्टेबल मार्कर करता क्या है, वो हमको हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने के लिए किस चीज में, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द क्या कहते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट वन। ठीक है, अभी हम एक प्लाज्मिड वेक्टर को उठाते हैं, राइट। ये हमारा एक प्लाज्मिड वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा एक प्लाज्मिड वेक्टर बन गया, है ना। जिस पर हम लोगों ने ये जो साइट है, दिस इज द एम्पिसिलिन साइट, एंड ये वाली जो साइट है, दिस इज द टेट्रासाइक्लिन साइट। ठीक है, दिस इज द टेट्रासाइक्लिन वाली साइट है ये, ठीक है। और ये आपकी एम्पिसिलिन की साइड है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी पॉइंट पे होती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना ये यहाँ पे क्या होती है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट कौन सा होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा होगा। रिकॉम्बिनेंट वो होगा जहां पर हम एक फॉरेन जीन को इस सिलेक्टेबल मार्कर की साइड पर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो फॉरेन जीन मतलब यहाँ पर जब हम सपोज करो हम फॉरेन जीन ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास ये छोटा सा जीन है, राइट। अब इसको हमें यहाँ डालना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, दो केसेस बनेंगे। दो केसेस कौन कौन से बनेंगे, अगर हम देखें तो इससे देखते हैं। तो हमारे दो केसेस बनेंगे। सबसे पहला केस बनेगा हमारा एक रिकॉम्बिनेंट का। तो रिकॉम्बिनेंट में होगा ये कि ये जो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस दिख रही है ना आपको, ये जो है, यहाँ पर आपका ये जो ब्लैक वाला जीन है ना, ये आपका एंटर कर जाएगा, राइट। ये आपका एंटर कर गया, ये ये आपका रिकॉम्बिनेंट बन गया, राइट। वाई रिकॉम्बिनेंट, बिकॉज अब यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन ने अपनी रेजिस्टेंस छोड़ दी। अब वो इंसर्शनली इनएक्टिवेट हो गया। जैसे ही आपने इसमें जीन डाली, ऑब्वियसली बात है, जो टेट्रासाइक्लिन के पास अपनी टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस थी वो चले गई। आप खुद सोचो, मेरा नाम रितेश है, अगर मैं रितेश में RIT के बाद Z लिख दूं, तो वो रितजेश बन जाएगा, तो वो एक दूसरा नाम बन जाएगा। क्या इसका मतलब वो रितेश है क्या, क्या पता वो दो आइडेंटिटी हो, है ना। मतलब रितेश अब रितेश नहीं है, रितेश अब रितजेश बन चुका है। वो कोई दूसरा इंसान है, मैं नहीं जानता उसको। मतलब अब मेरी आइडेंटिटी तो गई, तो वैसे ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की आइडेंटिटी चले गई है, अब वहां पे फॉरेन जीन आ चुका है, ठीक है। इसलिए हम इसको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सर दूसरे वाले का क्या हाल होगा, दूसरे वाला ऑब्वियसली बात है नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। अगर दूसरा वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट हो रहा है तो किसी रीजन से ये हो रहा है ना। क्यों नॉन रिकॉम्बिनेंट हो रहा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट बिकॉज उस पर ये जो ब्लैक कलर की जीन थी वो एंटर ही नहीं कर पाई, राइट। दिस जीन did not enter in the non-recombinant one. So that is how we will able to distinguish between the recombinant and the non-recombinant. ठीक है सर, ये तो समझ गए। अब आप ये बताओ कि आपने एक फॉरेन जीन बना ली, बिल्कुल बना ली, ठीक है। आपने एक रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बना लिया, बढ़िया। यहाँ पर ये था, ध्यान से सुनना भाई, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। आपने एक यहाँ पे बना दिया इसको, ठीक है, ओके। हमने यहाँ पे येलो लिया था, which is the ampicillin resistance, ठीक है। फिर हमने क्या पे पिंक लिया था, which is the tetracycline resistance, राइट। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है which is the foreign DNA particle, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका एक रिकॉम्बिनेंट, आपकी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, जहां पर हमने रिकॉम्बिनेंट मतलब फॉरेन जीन को हमने एंटर कर दिया यहाँ पर, राइट। अब यहाँ से क्या सीन बनेगा, यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से हम करते हैं, दिस इज द पार्ट, राइट। यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर हम तीन केसेस बनाएंगे। क्यों, अब हम इस रिकॉम्बिनेंट को फॉरेन होस्ट पे डालेंगे, हम एक होस्ट पे डालेंगे, राइट। अब ऑब्वियसली बात है, कुछ कुछ तो होस्ट के अंदर चले जाएंगे, कुछ जाएंगे ही नहीं, और अगर कुछ जा रहे हैं तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट जा रहे हैं, मतलब उन्होंने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ही खो दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दो तीन केसेस बनते हैं। फर्स्ट इज दी एंटी, विच इज द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हुआ ये कि इस जब जब हमने इसको वेक्टर को डालने की ट्राई की, किस पर, होस्ट सेल पर, बहुत ट्राई किया, बट वो जा ही नहीं पाया, वो एंटर ही नहीं कर पाया, राइट। क्योंकि भाई आसान थोड़ी ना होता है ये चीज, हम लोग बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होगा तो हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, वेरिएशंस होती हैं, राइट। मिलियन ऑफ कॉपीज से हम ट्राई करते हैं ये चीज, तो ऑब्वियसली बात है कुछ एंटर कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दैट इज व्हाई वी विल फर्स्ट फाइंड दिस, दैट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब एक चले गया, एक हमने आराम से डाल दिया, लेकिन भाई उस पर रिकॉम्बिनेंट, वो रिकॉम्बिनेंट नहीं था, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या कहते हैं, वेक्टर चले गया। मतलब सर उस पर जो फॉरेन जीन जो थी, उसने वो फॉरेन जीन को वो लेके ही नहीं जा पाया, वो एज इट इज चलेगा जैसे वो था सिलेक्टेबल मार्कर। मतलब उसके पास सर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी थी, उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी थी, वो फॉरेन जीन को लेके ही नहीं जा पाया। लेकिन ये बात है कि उसने ट्रांसफॉर्म जरूर कर दिया, उसने अपने आप को होस्ट सेल पे अंदर वो लेके आ गया, ठीक है। चलो फिर इसको लिख लेते हैं। सो हुआ ये कि दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट, हाँ लिख देता हूं, नॉन रिकॉम्बिनेंट बट ट्रांसफॉर्मेंट,
ठीक है, ये हमारा सेकंड केस बनता है। ओके, नाउ द थर्ड केस। अब यहां पर क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है, थर्ड केस में तो भाई एज इट इज जो ये है, ये एज इट इज है ना, ये पूरा का पूरा एंटर कर गया आपका, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द रिकॉम्बिनेंट प्लस ट्रांसफॉर्मेंट। अब आप लोगों ने सोचा होगा कि सर यहाँ पर आपने तीन केसेस बना दिए। सबसे पहले आपने बता दिया कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपने सर बता दिया कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कैसे बनेगा, और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कैसे बनेगा, और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कैसे बनेगा। लेकिन हम चूज कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वाला क्या है ना। तो इस चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब सुनो कि हम इसको कैसे वो करने वाले हैं। सी, नाउ हियर्स द थिंग। अब हम क्या करेंगे, हम एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को ले लेंगे, ठीक है। हमने एक बड़ा सा बाथ टब लिया, मतलब बाथ टब कह रहा हूं, एक बीकर लिया जहां पर हमने यहाँ पर लिया हुई है, यहाँ पे हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस ली हुई है, राइट। और यहाँ पे हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ली हुई है ना, ये दिख नहीं रहा है, चलो ब्लैक कर देते हैं, कोई सीन नहीं है, यहाँ कर देंगे। यहाँ पे हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ली हुई है, राइट। अब हमने तीन केसेस बनाए थे। लास्ट वाला क्या था, ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। सेकंड वाला क्या था, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। और एक क्या था, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, अब हमने ये तीनों डाल दिए। अगर आपको याद हो, तीनों के पास क्या था, तीनों के पास तो नहीं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में तो वो एंटर ही नहीं कर पाया था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट के पास एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस थी, राइट। थी वहां पे प्रेजेंट। अगर आपको याद हो, मैं फिर से बना देता हूं। ऐसा कुछ बार आपका वो था, वेक्टर था। यहाँ पे उसकी प्रेजेंट थी क्या, एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस। और यहाँ पे उसका प्रेजेंट था क्या, दैट इज दी टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस। और यहाँ पर आपकी क्या थी, रिकॉम्बिनेंट टीम थी। तो ये तो हमने ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट बना दिया। एक और जो है ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, वहां पर ब्लैक कलर की फॉरेन जीन इन्वेड नहीं हुई है, अंदर नहीं आ पाई है, बट एज इट इज है। इसका मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिल रही है, वो दोनों केसेस में मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सर्वाइव कर जाएगा, है ना, ये बताओ। इट मीन्स कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है और हमारा जो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, दोनों के दोनों सर्वाइव कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। लेकिन इन द केस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, क्या ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट के पास वो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस है। जैसे कि मैंने आपको बोला, इसकी जीन के साथ, इस रेजिस्टेंस के साथ हम लोगों ने छेड़ा, हम लोगों ने फॉरेन जीन को इसके अंदर डाला, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के अंदर। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ने अपनी क्रेडिबिलिटी तो छोड़ दी। अब क्या वो रेजिस्टेंस शो करेगा टेट्रासाइक्लिन के टूवर्ड्स, नहीं करेगा। सो दैट इज हाउ यहाँ पर जो सर्वाइव करेगा, दैट इज ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। क्योंकि उसके पास यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है, उसके पास कोई फॉरेन जीन नहीं प्रेजेंट है। लेकिन जो प्रेजेंट, जिसके पास प्रेजेंट थी, वो तो मर गया, क्योंकि उसने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खो दी थी अपनी, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी आर एबल टू सेग्रीगेट बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो ये सीन है। सो अगर आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे, तो हमने अच्छे से समझा कि हम सिलेक्टेबल मार्कर्स के जरिए रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से कैसे हेल्प सेग्रीगेट कर सकते हैं, और ट्रांसफॉर्मेंट्स को हम लोग कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट के साथ कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, कि तुम मुझसे ये बोलो कि सर आपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में दोनों को सर्वाइव करवाया, मैंने नहीं करवाया, ऐसा हो जाता है, ठीक है, होता ही है। और आपने वहां पे बताया कि जो आपकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, वहां पर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट सर्वाइव कर गया, ठीक है, क्योंकि उसके पास दोनों रेजिस्टेंस प्रेजेंट थी। लेकिन सर, हम एक ट्रांसफॉर्मेंट को, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे सेग्रीगेट करेंगे, एम्पिसिलिन मीडियम में तो वो दोनों ही प्रेजेंट है, तो वहां पर हम कैसे करेंगे उसको सेग्रीगेट। और एक और क्वेश्चन बनेगा कि सर वो सर्वाइव कर गया, बट क्या कहते हैं, दूसरा सर्वाइव क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने उस पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दी थी। द मोमेंट वी अलाउड द फॉरेन जीन टू एंटर द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, द vector lost its credibility of this thing which is tetracycline resistance। tetracycline गई, जैसे आपने उसमें एंटर कर दिया। अब हम जो एम्पिसिलिन का मीडियम है, उसको कैसे सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है। एक चीज बताता हूँ आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। ऐसे हम लोग सेग्रीगेट करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक PUC8 नाम का वेक्टर है, ठीक है, प्लाज्मिक वेक्टर है। ये हम लोगों ने एक यूनिवर्सिटी, हम लोगों ने नहीं, मतलब साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। वहां पर आप सब लोगों ने लैक ऑपरेंड के बारे में पढ़ा होगा। लैक ऑपरेंड के पास लैक एक्स जीन, वाई जीन और जेड जीन होती है। तो जेड जीन आपका क्या करता है, जेड जीन जो होती है आपकी, वो बेसिकली आपकी एक्स गैल सबस्ट्रेट के साथ, जो एक्स गैल एक सबस्ट्रेट है, वहां पर वो बेसिकली उसके साथ बीटा गैलेक्टोसाइडेज मिलकर आपका एक ब्लू प्रोडक्ट बनाती है,
है ना। आप सोचोगे सर ये क्या मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, समझ नहीं आ रहा, ऊपर से सारा ठीक है। आप ये तो जानते हो लाइक जेडजीन होती है, राइट, जो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ रिएक्ट करके, उस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके आपका एक ब्लू प्रोडक्ट बनाती है, राइट। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या पता चलेगा इससे, ठीक है। तो होता ये है, हमने दो केसेस ले लिए यहाँ पे, ठीक है, हमने दो केसेस ले लिए। पहला हमने ले लिया, पहला हम लोगों ने ले लिया नॉन रिकॉम्बिनेंट का, और दूसरा हम लोगों ने ले लिया रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। पहला हमने ले लिया नॉन रिकॉम्बिनेंट का, दूसरा हम लोगों ने ले लिया रिकॉम्बिनेंट का, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर भी एक साइट है और यहाँ पर भी एक साइट है ना। थोड़ा मोटी बन गई है साइट, बट चलेगा, तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे साइट है ना, दिखना भी तो चाहिए। तो यहाँ पे भी एक साइट है, और एक साइट आपकी ये पड़ी है लैक, लैक जेड जीन की, ठीक है। दिस इज द साइट, दिस इज द साइट। अब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो आपका फॉरेन पार्टिकल है वो एंटर नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पर किया हुआ है, राइट, रिकॉम्बिनेंट जीन, राइट, फॉरेन जीन उस चीज में मतलब कर चुका है, राइट। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या बनाया है, यहाँ पर हम लोगों ने एक सबस्ट्रेट बनाया है ना, यहाँ पे एक मीडियम है बेसिकली, और उस मीडियम में क्या प्रेजेंट है आपका, उसमें आगार, एम्पिसिलिन प्लस एक्स गैल आपका पड़ा हुआ है, राइट। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि अच्छा सर कि यहाँ पर एक्स गैल भी प्रेजेंट है और एम्पिसिलिन भी प्रेजेंट है, मतलब ये रिकॉम्बिनेंट है और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको एम्पिसिलिन मीडियम में डाला। तो सर आपने जब इसको एम्पिसिलिन मीडियम में डाला होगा, तो यहाँ पर जो लैक जेड जीन प्रेजेंट थी, उसने ब्लू कलर दे दिया, उसने ब्लू कलर दे दिया, राइट। और जो आपकी सर दूसरी आपने बताई, विच इज दिस थिंग, जो आपने बताई ये रिकॉम्बिनेंट वाली, यहां पर तो हम लोगों ने फॉरेन जीन को डाल दिया है लैक जेड जीन पर, तो उसने तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। अब तो वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगी, मतलब वो साइट जो रेजिस्टेंस थी वो इनएक्टिवेट हो चुकी है। इट मींस कि वो आपकी एक्स गैल के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, वहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिवेट हो चुका है, तो वो तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब वो ब्लू कलर बनाएगा ही नहीं। अगर वो ब्लू कलर नहीं बनाएगा, तो वहां पर आपको ए कलरलेस जैसे, है ना, व्हाइट कलर के आपको वो दिखेंगे। No beta galactosidase is there. Why? Because the foreign entry, the foreign gene entry has been there. And just because of this, it has become inactivated. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये व्हाइट व्हाइट कलर के कलरलेस, है ना, लाइट ब्लूइश, ये क्या है, ये आपके ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है। तो देख रहे हो इसकी ब्यूटी, दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू सेग्रीगेट द ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि सर वहां पर जो आप बोल रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेंट पड़ा हुआ है ना, जो आपका क्या कहते हैं, वहां पर आपने एम्पिसिलिन मीडियम पे दोनों को सर्वाइव करके बचाया हुआ है, तो वो कैसे मरेंगे, हम उनको एक स्पेसिफिक मीडियम पे डालेंगे जिस पर एक तो रिएक्ट कर जाएगा टेट्रासाइक्लिन के साथ, लेकिन एक रिएक्ट नहीं करेगा, एंड दैट इज हाउ वी विल बी एबल टू सेग्रीगेट व्हाट, वी विल बी एबल टू सेग्रीगेट दिस थिंग, राइट। सो ये ब्यूटी है यहाँ की, है ना। तो ये चीज आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे आई गेस, है ना। चल, हाँ ठीक है। सो दिस इज द क्लोनिंग साइट्स, की क्लोनिंग साइट्स आपकी क्या होती है, क्लोनिंग साइट्स आपकी वही होती है ना। इसे ना पेन चला लेता हूँ दूसरा वाला, हाँ चल, ठीक है। तो क्लोनिंग साइट आपकी वही होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि PBR322 में दो साइट्स आपको मिल जाती है रेकग्निशन साइट्स। एक आपकी होती है, ठीक है, हाँ मैंने आपको बताया था ना कि एक अच्छा वेक्टर कौन सा होता है जिसके पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन रिकग्निशन साइट्स होती है, राइट, और उस रिस्ट्रिक्शन साइट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर ये एक सिंगल वेक्टर है, ठीक है, तो इको R1 इस स्पेसिफिक साइट के लिए बना हुआ है, मतलब इको R1 भी हिंद 2 भी, मतलब इस साइट के लिए हमारे पास दो एंजाइम है। लेकिन वो सेम एंजाइम फिर यहां पर नहीं करेंगे कट, यहां पे भी नहीं करेंगे कट, और यहां पे भी नहीं करेंगे कट, मतलब इस साइड पे कट नहीं करेंगे, इस साइड पे कट नहीं करेंगे। व्हाट आई मीन इज that one good vector, cloning vector, right, must have different recognition sites. And for those recognition sites, it must have different restriction enzymes. But one restriction enzyme is not able to cut vector through multiple recognition site. अगर वो मल्टीपल जगह से काट रहा है, इट मीन इट इज अ वैड वेक्टर, है ना। समझना, मेरी बात को पॉज करके 0.5x में या दोबारा 10 सेकंड पीछे करके दोबारा सुनना, तो तुमको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स है, सबको हमने एम्पिसिलिन मीडियम में उगाया, जहां पर एम्पिसिलिन मीडियम में दो उग गए, टेट्रासाइक्लिन में एक मर गया। तो हमें पता चल गया था कि हाँ, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेंट है और एक नॉन ट्रांस और एक आपका रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट भी है ना।
नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट में ऐसे सेग्रीगेट होंगे। फिर हमने एक एम्पिसिलिन मीडियम पे डाला, तो हमने उसको देखा कि एक तो भाई कलर दे रहा है और एक तो इंसर्शनल इनएक्टिवेट हो चुकी है जीन, तो इसलिए वो कलर नहीं देगा, है ना। तो ये सारी इमेजेस उसी की डाली गई है। सी दिस इज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, PUK18 विच इज डेवलप्ड इन द यूनिवर्सिटीज। तो उसमें हुआ ये था कि एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज था जो कन्वर्ट, जो आपका एक्स गैल के साथ रिएक्ट करता था, तो आपका एक ब्लू कलर, इंडिगो कलर देता था। ठीक है। अब हमने क्या किया, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस एंजाइम, ऑब्वियसली बात है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उस पे फॉरेन जीन तो आई नहीं है। अगर फॉरेन जीन नहीं आई है तो ऑब्वियसली बात है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, ना वो कलर बनाएगा ब्लू वाला। लेकिन जो दूसरी वाली है, वो तो भाई उसके पास तो रिकॉम्बिनेंट जीन है ना, तो वो तो अनेबल, इट विल बी अनेबल टू प्रोड्यूस व्हाट, दैट एंजाइम, विच एंजाइम, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और अगर वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा तो ब्लू कॉलोनीज कैसे बनाएगा। और जब वो नहीं बनाएगा, दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू सेग्रीगेट ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम दी ट्रांसफॉर्मेट नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो ये सीन है। तो इसी को बोलते हैं द इनएक्टिवेशन ऑफ इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर्स की। ये हम आगे बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, मतलब एप्लीकेशन के चैप्टर में, कि प्लांट्स में हम हमेशा यूजुअली किसको यूज करते हैं, दैट इज द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। और एनिमल के केस में हम यूज करते हैं रेट्रोवायरस को। ठीक है। तो होता यह है कि प्लांट्स में, इसको हम आगे पढ़ेंगे, मतलब उसके चैप्टर में, एप्लीकेशन वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो हमको बढ़िया से समझ आएगा। अभी आप इतना ध्यान रखो कि रेट्रोवायरस हम एनिमल के केस में यूज करते हैं, और प्लांट हम लोग, प्लांट के केस में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन यूज करते हैं। ठीक है। होता कुछ नहीं है, हम उस जो टीआई ट्यूमर होता है ना, जो टीआई प्लाज्मिड में वो ट्यूमर जो होता है, वो प्लांट को खराब कर रहा था, लेकिन कुछ कुछ में वो नहीं कर रहा था। तो जिनमें वो नहीं कर रहा था, उनमें हमने देखा जो टीआई प्लाज्मिड है, वहां पर वो जो जीन है वो इनएक्टिवेट हो चुकी है। तो हमने क्या किया, उस इनएक्टिवेटेड जीन को उठाया और हमने उसको इंट्रोड्यूस किया बाकी सारे प्लांट्स में, एंड दैट इज हाउ सबके सब उस चीज से, ट्यूमर से फ्री हो गए। ठीक है। ट्यूमिफिशियन, देखो इसमें लिखा होगा, ट्यूमिफिशियन ट्रांसफर द टीडीएनए इनटू द प्लांट which transforms the normal plant cell into the tumor and direct these tumor cells to produce the chemical required to by the pathogen। अब हम उस ट्यूमर सेल पर एक स्पेसिफिक, ऑब्वियसली बात है भाई ट्यूमर है, अगर वो टीआई प्लाज्मिड में ट्यूमर सेल है तो बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करेंगे, है ना। तो उसी ट्यूमर सेल पे हम एक स्पेसिफिक साइट को डाल देते हैं, मतलब हम एक अच्छा एंजाइम डाल देंगे, है ना। हम एक गुड क्वालिटी का प्रोटीन या विटामिन उसमें ऐड कर देंगे, उसकी जीन एंटर कर देंगे, ताकि हम प्लांट की प्रोटीन क्वालिटी, है ना, विटामिन और मिनरल्स, जो क्वालिटी होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करूं, तो वो हम उसको इंक्रीज कर सके। क्यों? क्योंकि टीआई प्लाज्मिड में एक ट्यूमर होता है जो बहुत ज्यादा अंधाधुंध रेप्लिकेट करता है। तो उसी पर हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दी उसकी, और हमने डाला किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट मतलब फॉरेन जीन को डाल दिया, और वो फॉरेन जीन को ग्रो करेगा, एंड दैट इज हाउ वी विल बी एबल टू सेव दैट प्लांट एंड एज वेल एज टू ग्रो क्वालिटेटिव प्लांट्स। ठीक है। नाउ भाई इतना आसान नहीं है ये सब चीजें करना, जब तक आपके पास एक कॉम्पिटेंट होस्ट ना हो, और होस्ट इजीली ट्रांसफॉर्म नहीं होता, मतलब आप जिस वेक्टर को डाल रहे हो होस्ट में, वो इजीली उसके अंदर नहीं जाता, आपको मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है। और वो क्या मेहनत मुशक्कत होती है, बेसिकली व्हाट हैपन इज, डीएनए आपका एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक मतलब फोबिक होता है हेटिंग, फिलिक मतलब प्यार करने वाला। ठीक है। वो इजिली आपकी, क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास नहीं करता, लेकिन हमको उसको मेम्ब्रेन से पास करवाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को, बैक्टीरिया को हम बेसिकली कॉम्पिटेंट बनाते हैं ताकि वो डीएनए ले सके, और उसके लिए हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। हम हीट शॉक मेथड यूज करते हैं, जहां पे हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, देन हम टेम्परेचर को बहुत जल्दी कम करते हैं। उससे क्या होता है, जो एफिशिएंसी होती है सेल मेम्ब्रेन की, बैक्टीरिया की, उस डीएनए को लेने की बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। उसके साथ साथ और भी सूटेबल मेथड्स होते हैं, अगर आपको ये मेथड नहीं कर रहा है, जैसे ये माइक्रो इंजेक्शन होता है, डायरेक्ट हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को, स्पेसिफिक डीएनए को इंसर्ट करेंगे उस बैक्टीरिया पे। ठीक है। जैसे कि, और आपका होता है, जैसे हम प्लांट सेल्स को बॉम्बार्ड करेंगे हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए, मतलब हम एक इलेक्ट्रिक गन टाइप होगा जिसमें हम उसको बॉम्बार्ड करेंगे। बॉम्बार्ड मतलब एक सैंपल, एक इलेक्ट्रॉन को फेंकना, बतेरे ह्यूज, क्या कहते हैं, जिसको हम जीन गन और बायोलिस्टिक कहते हैं, इसमें हम माइक्रो पार्टिकल्स को फेंक रहे हैं, गोल्ड को, जो कोटेड किसके साथ है, डीएनए के साथ। दैट इज हाउ द डीएनए विल बी एबल टू परफोरेट और पेनिट्रेट व्हाट, द बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है। तो ये चीज होती है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो हम लोगों ने पहले कर ली थी, ये मैंने इसलिए कराई थी ताकि आपको समझ आए कि बेसिकली होता क्या है, आइसोलेशन कैसे कर रहे हैं हम, है ना। आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे कर रहे हैं, फिर हम उसको रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से कैसे काट रहे हैं, फिर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कैसे जा रहा है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस कंडक्ट कैसे हो रही है ना। तो ये पूरी प्रोसेस थी। पीसीआर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक इकलौती चीज जो आपकी बचती है, विच इज दी, इसे रुकना, विच इज दी बायोरिएक्टर। ठीक है। अभी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, हाँ सी, यहाँ पे होता क्या है आपका,
हम एसिड बेस बेसिकली होता क्या है कि एक फोम ब्रेकर होता है ना, जब हम इस पूरे कल्चर को इस पे डालते हैं तो बहुत ज्यादा झाग बनता है, और उस झाग को रोकने के लिए हम फोम ब्रेकर को यूज करते हैं। ठीक है, उसके साथ फ्लैट ब्लेडेड आपके इम्पेलर होते हैं, और कल्चरल, ये फ्लैट ब्लेडेड जो आपके इम्पेलर है ये तीनों नीचे ये एक ही है। अब ये करते क्या है, ये कल्चर बनाते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर स्टीम होती है स्टेरिलाइजेशन की, ताकि कंटामिनेट ना हो एविडेंस, एविडेंस कह रहा हूँ फॉरेंसिक साइंस में तो एविडेंस निकल जाता है, ताकि आपका जो सैंपल है बेसिकली वो कंटामिनेट ना हो। उसके साथ साथ आपको स्टेराइल एयर दी जाती है ताकि हम कंटामिनेशन को अवॉइड कर सके। ठीक है, तो ये इसके बेसिक प्रोसेसेस होते हैं डाउनस्ट्रीम एंड इसकी क्या कहते हैं, विच इज द बायोरिएक्टर। ठीक है, जब हम इसको फॉरेन जीन को हम ले लेते हैं, हम फॉरेन जीन बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्पेसिफिक इस बायोरिएक्टर्स में डालते हैं, बड़े बड़े रिएक्टर्स पे। ठीक है, और जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती है वो सब हम उसमें प्रोवाइड कर देते हैं। देन आफ्टर ए सूटेबल टाइम ये आपको प्रोवाइड करती है क्या, जो आपको सैंपल चाहिए होते हैं। सो बेसिकली होस्ट को हम कल्चर करते हैं इन बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स को। ठीक है, और ये छोटा मोटा नहीं होता है, 100,000 लीटर का समथिंग का होता है ना, ऐसा नहीं कि 10-20 लीटर की बाल्टी टाइप, ऐसे कुछ बायोरिएक्टर काफी बड़ा होता है, जिसमें हम ऑप्टिमम एंजाइम्स, ग्रोथ कंडीशंस, जो भी उसे प्रॉपर सूटेबल चीजें चाहिए वो सब हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्टिन्यूस कल्चर है, कॉन्टिन्यूस आपकी होती रहती है। ठीक है, उसी का एक पार्ट है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, क्वेश्चन अगर आता तो लेवलिंग का आता है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना, कि कंटामिनेशन अवॉइड करता है, सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है, ताकि फॉरेन जीन को हम इजिली एम्पलीफाई कर सके, उसके कॉपीज बना सकें, है ना। तो ये सीन है। नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बताओ। Transfer of genes with same organism, isolation and recombinant of DNA from different sources, और natural mutation of genes और selective breeding। Obviously बात है, आंसर इसका क्या होगा, which is the B, isolation and यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा एरर है, B है, which is the isolation of। अब एक जीन को तुम ट्रांसफर कर रहे हो एक ऑर्गेनिज्म से उसी के भाई पर, एग्जैक्ट कॉपी पे, तो कोई फायदा है? ऑलरेडी भाई जब ये ए है और ये भी ए है, दोनों सेम है, मैं इसी का सेक्शन एंजाइम से मैं एक स्पेसिफिक साइट से एक जीन जीन निकाल के, जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के इस पे डाल रहा हूँ, जो इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, उससे क्या हो जाएगा, है ना। हमें तो आइसोलेशन करनी है किसकी, हमें एक रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी बनानी है, एक स्पेसिफिक फॉरेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस मतलब वही फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए हमें किसी भी एक ऑर्गेनिज्म से। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा सुटेबल और ज्यादा आंसर सही है इसका। ठीक है, वाई आर बैक्टीरियल सेल्स ट्रीटेड विद कैल्शियम क्लोराइड बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन। CaCl2 के साथ उनको इसलिए ट्रीट किया जाता है ताकि वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दे होस्ट की, ताकि वो सेल को, वो डीएनए उसको इजिली ले सके, राइट, मतलब टू मेक सेल परमिएबल टू डीएनए। एंड कैल्शियम क्लोराइड वो चैनल्स को खोल देता है, वो गेट्स को खोल देता है ताकि डीएनए आपका एंटर कर सके। ठीक है, तो ये बात है। उसके साथ a restriction recognizing enzyme recognizes the six base pair palindromic sequence. What is the probability of this sequence occurring randomly in the DNA? भाई अब ये रटने वाला कॉन्सेप्ट है, दैट इज 1/4 into the power 6, ये आप लोग रट लेना। ठीक है, इसमें मतलब एक स्पेसिफिक वो है, बिकॉज जो पैलिंड्रोमिक नेचर है ना, वो बेसिकली क्या कहते हैं, दैट डज नॉट चेंज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, राइट। तो जितनी रिकग्निशन साइट होगी, जितनी ज्यादा रिकग्निशन साइट होगी, उतना कम हमको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, जब ज्यादा हो जाता है तो हम एक चीज को नहीं देख पाते है ना, सेग्रीगेट इजिली नहीं कर पाते। ठीक है, आफ्टर 5 साइकिल्स ऑफ पीसीआर विद ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, हाउ मेनी कॉपीज will be generated। सिंपल सा वो है, 2 to the raised power 5, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 6 to the 32। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कुछ मत करो, जो आपको नंबर दिया है ना, 2 to the power n, इतना कर दो सिंपल। ठीक है, इजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो ये वही आपका पीसीआर क्या करता है, 2R फॉर्मूले को फॉलो करता है। टू डीएनए फ्रेगमेंट्स कट बाय डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन बी ligated if they have same length, they produce compatible sticky ends, they are from same organism, or they are blunt ended। obviously बात है, B है, that is the they produce the compatible sticky ends, जैसे हमने eco R1 में देखा था ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला पोर्शन पे। ठीक है, तो ये चीज है। सो दैट इज हाउ वी हैव ब्यूटीफुली कंप्लीटेड दिस चैप्टर, है ना, जहां पर हमने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है ना। मैंने आपको सिलेक्टेबल मार्कर जो सबसे कंफ्यूजिंग वाला टर्म है उस पे मैंने आपको पेन टैब से बहुत ही अच्छे से मैंने एक एक डायग्राम के साथ आपको रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से कैसे तोड़ना है, और ट्रांसफॉर्मेट को नॉन ट्रांसफॉर्मेट से कैसे सेग्रीगेट करना है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। उसके साथ साथ मैंने आपको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी बताई। ठीक है, उस पर बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम बात करते हैं द मेन थिंग विच इज दी CUT UG एडमिशन मार्गदर्शन प्रोग्राम, है ना। हम लोग आपके साथ तब तक है, आज से लेकर जब तक आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आप अपना लेक्चर नहीं लगा लेते ड्रीम कॉलेज पे, है ना। तो हम कैसे इस चीज को कवर करेंगे, वी विल बी कंप्लीटिंग द एकेडमिक प्रेप बाय कंप्लीटिंग द सिलेबस। हम आपको हर एक लेक्चर की, हर एक चैप्टर की एक यूट्यूब में वन शॉट वीडियो देंगे, जिसमें हम पूरी
सब कुछ कवर करेंगे, सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स के। उसके साथ अगर आपको पीसीबी नोट्स चाहिए कंप्लीट उसके अलावा, देन द डीपीपीज एंड द मॉक टेस्ट। उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यूज चाहिए, नॉट इन द पीडीएफ फॉर्म ओनली, बट बाय द सॉल्व्ड, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज अगर आपको मिलेंगे जब एक्सपर्ट फैकल्टी से मिलते हैं, तो व्हाट इट डज इज ये हमको हेल्प कर देता है, राइट, एनालाइज करने में चीजों को। बिकॉज आपके पास क्वेश्चन होती है, आपका सिर्फ आंसर की होती है, लेकिन आपके पास डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होता उस चीज को, उस चीज का, तो वो चीज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है। यहाँ पर आपको वो सब मिलेंगे बाय दी एक्सपर्ट फैकल्टी। उसके साथ आप लोगों ने पेपर तो दे दिया, पेपर देने के बाद क्या जॉब आपकी डन हो चुकी है क्या? नहीं। तब असली खेल स्टार्ट होता है, और वो खेल स्टार्ट कैसे होता है? जैसे आप लोगों ने पेपर दिया, उसके बाद आप वेट करते हो रिजल्ट का। लेकिन रिजल्ट से पहले आपको पता होना चाहिए कि हर एक कॉलेज का अपने काउंसलिंग प्रोसीजर होता है, एक प्रोस्पेक्टस होता है, वो क्या होता है, वो हम आपको गाइड करेंगे। कौन से कॉलेज में कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, प्लस कौन सा डॉक्यूमेंट वैलिड है, कौन सा डॉक्यूमेंट रिन्यूएबल मांग रहा है ना? तो ये सब की इन्फॉर्मेशन कौन देंगे? हम देंगे। देन पर्सनलाइज्ड कॉलेज काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, वी विल गाइड यू दैट विच कॉलेज सूट्स यू द बेस्ट, राइट। एंड उसके साथ साथ रेस्क्यू प्लान बी इज बेसिकली, इन केस अगर आपका पेपर थोड़ा सा डगमगा जाता है, हल्के से मार्क्स आपके कम हो जाते हैं, तो वहां पे क्या खत्म, दुनिया खत्म, होप इज डेड? नो, नॉट एट ऑल। यू यू डिडंट हैव एक्सप्लोर्ड मल्टीपल ऑप्शंस जो हमारे पास है, जो हम जानते हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं स्मार्ट टूल्स की, तो 80 प्लस फॉरेंसिक साइंस का बड़ा आपका, फॉरेंसिक साइंस का नहीं, फॉरेंसिक साइंस कॉलेज का इंसाइक्लोपीडिया है। इसका मतलब आप सोच सकते हो बहुत बड़ा नंबर होता है ये। तो जस्ट बिकॉज आपका पेपर अगर हल्का फुल्का इधर उधर गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब बैठ जाना है शांति से, है ना, आपने सारी होप खो देनी है, या फिर आप एक अनदर ड्रॉप लेने की सोचो। नहीं, वहां पर वी विल हेल्प यू, वी विल गाइड यू प्रॉपरली कि कैसे हम लोग आपको एक रेस्क्यू प्लान देंगे, है ना। आपके स्कोर चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है, उस हिसाब से आपको बताएंगे कि कौन सा फॉरेंसिक साइंस का कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, राइट। बिकॉज फॉरेंसिक साइंस की बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एंड आपको उसके बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं, एक्सेप्ट फ्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड एनएफएसयूज। उसके अलावा आपको पता भी नहीं है कि इतने सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, जो है एक्चुअली में फील्ड में, है ना, जिसके बारे में आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। हु विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट? वी विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट, राइट, एंड विद द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सिर्फ नाम के लिए नहीं। देन वी हैव दिस एआई टूल, जो आपका स्कोर प्रिडिक्ट करके आपको एक स्कोर के हिसाब से आपका एक कॉलेज आपको बताएगा कि दीज आर दी कॉलेजेस विच यू मे गेट अकॉर्डिंग टू योर स्कोर्स, राइट। उसके साथ साथ रियल टाइम अलर्ट्स एंड अपडेट्स, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज आप सब इतने कहते हैं लेजी हो जाते हो इस टाइम पर, कि आप भूल जाते हो कि आपको अपडेट्स के साथ नोटिफाई रहना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अपडेट कब आ रहा है, ठीक है। बिकॉज आप सोए रह जाओगे, करेक्शन विंडो खुली थी, आपको ध्यान ही नहीं है कौन से कॉलेज की कौन सी फील्ड पर एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन निकली थी कि भाई ये डॉक्यूमेंट अभी नीडेड है, जल्दी से देने आओ, अभी फीस पे करनी है, जल्दी से देने आओ। कौन से में ऑफलाइन काउंसलिंग है, कौन से में ऑनलाइन काउंसलिंग, आप लोगों को पता ही नहीं होगा, तो वो कौन गाइड करेगा? वो अपडेट्स कौन देगा आपको हर दिन? डे टू डे अपडेट्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस, राइट, वी विल बी प्रोवाइडिंग दैट, राइट। उसके साथ आपके इंटरेक्टिव सेशन होंगे फ्रेंच मैम के साथ। सो टू ज्वाइन आवर प्रोग्राम, यू कैन स्कैन द क्यूआर, आपको वहां पे वेबसाइट मेंशन है, right? You can also contact us. Then the price is very minimum, decent price है, that is 2,999 to 999, right? So जल्दी से इसको ज्वाइन करो, लिमिटेड सीट्स है, फेल हो जाएंगी, है ना, फिर बढ़ जाएगा, तो वही सीन है, जल्दी से कर लो ज्वाइन। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बिकॉज मेंटरशिप मिल रही है यार, आप लोगों को गाइडेंस मिल रही है ना। प्रियांशी मैम के साथ साथ 3 फैकल्टीज और बैठी है, जो आपको गाइड करेगी पर्सनली, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कैसे रहेगा, बेटर रहेगा, क्या वेटेज हो सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल पैकेज है ये। सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। मैं ब्यूटीफुल क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज इसमें बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, राइट। थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है ये, टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एंड मैंने आपको बहुत ही अच्छे से रेकग्निशन साइट से लेकर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से लेकर, क्लोनिंग वेक्टर से लेकर आपका जो सिलेक्टेबल मार्कर तक है, बहुत ही अच्छे से समझाया। एंड मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, दैट इज दी इंसर्शन एंड एक्टिवेशन, सिलेक्टेबल मार्कर, कैसे हम ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेग्रीगेट करेंगे, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेग्रीगेट करेंगे। तो वो चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम टूडेज लेक्चर गाइस। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, आपको काफी मजा आया होगा बायोटेक पढ़ के मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन को कवर करते हुए, ठीक है। सो दैट इज मी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे।